9 जून 2024 मतलब आज से 10 दिन पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर से कामाक्षी पाल्या इलाके से एक ऐसी खबर निकल के आती है जिसको सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सुबह सुबह जब एक डिलीवरी बॉय उस इलाके से निकल रहा होता है तभी उसकी नज़र अचानक से वहाँ के पास के नाले में पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ पे कुछ कुत्ते मिल करके एक शव को नोच रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वह अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वहाँ की स्थानीय पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हमें पता चलता है कि मृतक की उम्र 30 से 35 साल रही होगी। तो इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर के वो आसपास के जितने भी थाने होते हैं वहाँ पे ये पता लगाते हैं कि इससे रिलेटेड, इस शव से रिलेटेड कोई रिपोर्ट तो किसी ने नहीं करवाया है। तभी हमारे सामने एक मिसिंग रिपोर्ट निकल के आती है जिसकी उम्र महज 33 साल रही होगी। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ये बंदा 8 जून से लापता होता है और इसका फ़ोन स्विच ऑफ ही होता है। इतना जानने के बाद उसका नाम निकल के आता है रेणुका स्वामी। अब तक जो हमारे सामने जो शव निकल करके आया है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी कि क्या ये व्यक्ति वही है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसके घर से उसकी माँ को ये शव दिखाया जाता है, जहाँ से उसकी माँ ये पुष्टि करती है कि हाँ ये उसी का रेणुका स्वामी है। इसके बाद हमें रिपोर्ट के द्वारा ये पता चलता है कि रेणुका स्वामी की जो मृत्यु है वो किसी हादसे के द्वारा नहीं बल्कि एक मर्डर है। और इस मर्डर के केस कैसे जाकर के साउथ के सुपरस्टार दर्शन तुगुदीप से जुड़े होते हैं, आज के इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे इसी पूरी बात का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे एक रियल लाइफ हीरो एक रियल लाइफ विलन बन जाता है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है रेणुका स्वामी से, जो कि हमारी ही तरह एक आम इंसान होता है। वो अपना दैनिक खर्च निकालने के लिए एक फार्मेसी की शॉप में काम करता है। जो कि वो एक आम इंसान था तो पुलिस वालों को ज़्यादा इस पे ऊपर से फोर्स था नहीं, क्योंकि आए दिन गली मोहल्ले में ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं, तो इस वजह से पुलिस वालों ने ज़्यादा इस पे गौर नहीं किया। लेकिन जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके लग रहा था ये एक आम केस नहीं है, मतलब इसकी डेथ कोई नेचुरल वे से नहीं हुई है बल्कि ये एक फुल्ली प्लान्ड मर्डर है। तो पुलिस भी अपराधियों को ढूंढने में लग जाती है। वहीं 10 जून 2024 को मतलब कि अगली ही सुबह पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि 3 आदमी पुलिस स्टेशन में आ करके खुद से ही सरेंडर कर देते हैं। वो बताते हैं कि रेणुका स्वामी जिसकी लाश आपको मिली है उसको मैंने ही मारा है। अब पुलिस वालों की वजह पूछने पर वो बताते हैं कि पैसों की लेन देन की वजह से, मतलब कि वो हमारे लिए हुए पैसे कुछ लौटा नहीं रहा था, इस चक्कर में उसे हमने गुस्से में आकर के मार गिराया। लेकिन अभी तक पुलिस वालों के दिमाग से ये बात नहीं हट रही थी कि कोई आदमी किसी व्यक्ति को मारने के बाद खुद पुलिस स्टेशन आ करके सरेंडर करना ये कोई आम बात नहीं है। क्योंकि कोई भी क्रिमिनल हो, अगर वो मर्डर करता है या कुछ भी करता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो अनेक प्रयास करता है, कहीं भागता है, कहीं कुछ करता है। लेकिन यहाँ पे तो केस उल्टा था। यहाँ पे पुलिस वालों को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उन्होंने इन तीनों को अलग अलग कमरे में बैठाल करके अलग अलग इंक्वायरी की। क्योंकि भाई अगर इन्होंने मर्डर किया होगा तो तीनों के क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो सेम होगा। लेकिन हैरानी की बात तो तब निकल करके आती है कि तीनों के पूछे जाने वाले सवाल में से एक भी सवाल का जवाब सेम नहीं था। मतलब सब ने अलग अलग जवाब दिए थे, जिससे उनको पता चल जाता है कि ये मर्डर इनका तो किया हुआ नहीं है, ज़रूर इनके पीछे कोई बड़ा शख्स है जिसको छिपाने के चक्कर में ये लोग खुद आकर के यहाँ पे सरेंडर होते हैं। इसी बीच पुलिस वाले इन लोगों की कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो वहाँ पे एक नंबर पाया गया जो कि किसी आम इंसान का नहीं था। वो नंबर था साउथ के फेमस चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का। और वो भी कॉल तब किया गया था जब ये घटना घटी, मतलब उन 48 घंटों में इस नंबर से कई बार कॉल आया भी और कई बार इन लोगों ने उस पर कॉल किया भी। अब इस बीच पुलिस वालों के दिमाग में सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है कि इन क्रिमिनल्स का संबंध साउथ के एक फेमस सुपरस्टार से कैसे हो सकता है। हालांकि सिर्फ कॉल हिस्ट्री को देख करके वो ये नहीं कह सकते थे कि इस मर्डर में इनका भी कोई हाथ है, तो इसलिए वह लोग, पुलिस इनकी लोकेशन को भी ट्रैक करती है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इस घटना के दौरान कई बार ये लोग आपस में मिले हुए हैं। अब यहाँ तक तो पहली सुलझना शुरू हुई थी कि हमारे सामने एक नई कहानी निकल के आती है, और ये कहानी सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
दरअसल ये कहानी 10 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब उनकी लाइफ में एक लड़की आती है जिनका नाम होता है पवित्रा गौड़ा। हालांकि ये आई तो थी फिल्म स्टार बनने के लिए, बट अफसोस की बात है ये बन ना सकी। लेकिन अब तक इनकी दोस्ती दर्शन से अच्छी खासी हो चुकी थी और इन्हीं वजह से इन्हें फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों का रोल मिल जाता था। ऐसा चलता रहता है और कुछ साल बाद ये एक लड़के के साथ शादी कर लेती हैं, जिससे इन्हें एक बेटी भी होती है। लेकिन आगे चल करके कुछ अनबन होने के चक्कर में इनका डाइवोर्स हो जाता है। हालांकि लड़की की परवरिश अभी भी पवित्रा गौड़ा ही कर रही थी। पवित्रा गौड़ा अपने बेटी के साथ रह तो रही थी, लेकिन अभी तक उनकी दोस्ती दर्शन से कम नहीं हुई थी और बल्कि डाइवोर्स के बाद तो दोस्ती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब दर्शन की दोस्ती पवित्रा गौड़ा के साथ होने से रेणुका स्वामी का क्या कनेक्शन हो सकता है, यही बात जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप अपने छोटे भाई का थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके। अब फिर से लौटते हैं कहानी में। दरअसल इस घटना की वजह थी दर्शन के लाखों चाहने वाले। उन लाखों चाहने वालों में से एक रेणुका स्वामी भी था, जो कि दर्शन का एक बहुत बड़ा फैन था। वो दर्शन से मिलने के लिए हमेशा उतावला रहता था। अब हालांकि वो फैन था तो दर्शन की लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानने की बड़ी ही ज़्यादा उत्सुकता थी। उसको पवित्रा गौड़ा और दर्शन की दोस्ती अच्छी नहीं लग रही थी। और सबसे बड़ी बात तो तब हो जाती है जब पवित्रा गौड़ा एक पोस्ट के द्वारा बताती है कि उसकी और दर्शन की दोस्ती को 10 साल हो चुके हैं, जिसके बाद रेणुका स्वामी उस पोस्ट के नीचे ढेर सारे गंदे कमेंट करता है। और यही नहीं, वह डीएम में जा करके बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जब मामला सर के ऊपर बढ़ जाता है तब रेणुका स्वामी ये बात दर्शन से बताती हैं कि आपका एक फ़ैन मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। जिसके बाद दर्शन रेणुका स्वामी का पूरा बायोडाटा निकलवाता है और कुछ लोगों की टीम बना करके वह रेणुका स्वामी के पास भेजता है कि चलो तुम्हें दर्शन से मिलवा देते हैं। हालांकि एक फ़ैन ये सुन करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यही झूठा झांसा दे करके रेणुका स्वामी को किडनैप कर लिया जाता है। सबसे पहले तो वे रेणुका स्वामी को दर्शन के फार्म हाउस में लेकर के जाते हैं, जहां रेणुका स्वामी को लग रहा था कि अभी उसकी मुलाकात दर्शन से होगी, जिनका वो बहुत बड़ा फ़ैन है। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो जिस शख्स का फ़ैन है वही शख्स उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटने वाला है। अब उसके सामने दर्शन आकर के खड़ा होता है और उसके आदमी उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। अब हालांकि रेणुका स्वामी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, तभी वे लोग उसको पीट करके इतना बुरा हाल कर देते हैं कि वो चलने काबिल नहीं होता है। मामला यहीं नहीं ख़त्म होता है, वो लोग उसको तब तक पीटते हैं जब तक वो अपनी सांस नहीं तोड़ देता है। उसके बाद उसको दर्शन के फार्म हाउस से निकाल करके कामाक्षी पाल्या के एक इलाके में के नाले में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कैसे एक रियल लाइफ हीरो एक रियल लाइफ विलन भी हो सकता है। और यही नहीं, ये जो नाले में फेंकने का आइडिया है ये भी उनके करीबी एक रिश्तेदार ने दिया होता है, जो कि एक पुलिस में ऑफिसर होते हैं। हालांकि उनको लगा था कि ये लाश नाले में बह जाएगी, लेकिन यह ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और यहीं पे एक बड़ा खुलासा होता है कि वो जो गुंडे जो पुलिस स्टेशन में गए थे ये कहने कि ये मर्डर मैंने किया है, उनको 30 लाख रुपए का लालच दिया गया था, जिसके चक्कर में वह केस अपने ऊपर ले रहे थे। हालांकि दर्शन ने अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किया था, जिसके लिए वह गृह मंत्रालय तक गए थे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ की थी। और वहीं ये केस सॉल्व होता है और पवित्रा गौड़ा संग दर्शन को भी अरेस्ट किया जाता है। हालांकि इस केस में अपराधी पवित्रा गौड़ा को बनाया जाता है, क्योंकि अगर वो दर्शन को भड़काती नहीं तो आज हो सकता है रेणुका स्वामी जिंदा होता, लेकिन अफसोस ये हो ना सका और यहीं पे ये पूरा केस सॉल्व होता है। बस मैं लास्ट में यही कहूँगा कि किसी की भी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, यूट्यूबर हो या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, हमें उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाकी इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।